दोस्तों कहते हैं कि जंग जहां भी भड़के उसकी आग हर कोने तक पहुंच जाती है और फिलहाल मिडल ईस्ट में वही आग भड़क रही है। 20 दिनों से अमेरिका, ईरान, इजराइल का ये भिड़ना अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर नया अटैक पिछले से 2 गुना खतरनाक नजर आ रहा है। ईरान ने कतर की गैस प्लांट पर जोरदार हमला बोला तो इधर सुबह होते ही इजराइल ने जवाब नहीं बल्कि सीधा धमाका ठोका। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को मिसाइलों से निस्तनाबूद कर दिया। दुनिया सोच रही थी कि दोनों एक दूसरे को ही निशाना बना रहे हैं, लेकिन भारत ने जो स्टेप लिया उसने ग्लोबल इंटेलिजेंस वालों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसी बीच फ्लाइट से भारत से ढेर सारा कार्गो ईरान पहुंचा और लैंड होते ही वो सामान ट्रकों में पैक होकर अलग अलग जोनों में बंटने लगा। अब सवाल उठ रहा है कि टेंशन के इस माहौल में भारत इतना जरूरी माल क्यों भेज रहा है जो इतनी जल्दी डिलीवर हो रहा है? क्या ये महज राहत सामग्री है या कोई स्मार्ट डिप्लोमेटिक चाल जो आगे बड़ा धमाल मचाने वाली है? ये स्टोरी बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी और चालाकी भरी है। तो चलिए इस मामले को लेयर दर लेयर खोलते हैं, क्योंकि सच्ची तस्वीर अभी खुलनी बाकी है। और हाँ, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो बस एक पल रुककर लाइक तो दबा ही दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे गहराई वाले रियल एनालिसिस के लिए। यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, उसके पीछे की फुल स्टोरी मिलती है। बताता हूँ, आखिरी 48 घंटे इस झड़प में गेम चेंजर साबित हो गए। सतह पर सब सरप्राइज लगता है, लेकिन गौर से देखो तो हर स्टेप पहले से ज्यादा तीखा और प्लान्ड है। 18-19 मार्च के बीच जो ड्रामा चला उसने सिचुएशन को नया हाइट दे दिया। इजराइल ने ईरान के दिग्गज साउथ पार्स गैस फील्ड पर निशाना साधा, और यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, ईरान की 12% गैस सप्लाई पर डायरेक्ट ब्रेक लग गया। अब यहीं से ट्विस्ट आया। ईरान ने बैकफुट ना खेलते हुए स्ट्रैटेजी ही उलट दी। कतर का लफान गैस सेंटर, सऊदी कुवैत के ऑयल सेटअप और इजराइल की हाइफा रिफाइनरी तक मिसाइलें पहुंची। ये साबित करता है कि निशाने अब सिर्फ आर्मी के नहीं, एनर्जी नेटवर्क पर फोकस आ गया है, और यहीं से ये रीजनल फाइट ग्लोबल इकोनॉमी के खतरे में तब्दील हो रही है। इसी वक्त अमेरिका ने भी न्यूट्रल रहना छोड़ दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को कवर करने के बहाने फाइटर प्लेन्स, अपाचे चॉपर्स और भारी बंकर ब्रेकर बम तैनात कर दिए। खबरें कहती हैं ईरान के अंदर सैकड़ों साइट्स पहले ही तबाह हो चुकी। अब गपशप चल रही है ग्राउंड अटैक की, मतलब अब हवाई हमले के साथ जमीन पर भी एंट्री की प्लानिंग। दूसरी तरफ इजराइल ने 24 घंटे में 200 प्लस पॉइंट्स को उड़ाया, यानी ये अब छोटे मोटे स्ट्राइक्स नहीं, फुल ऑन मल्टी फ्रंट जंग बन गई है। एक तरफ ईरान खड़ा है, दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका, बीच में सारा खाड़ी का एनर्जी सिस्टम। अब सबसे झकझोरने वाला सवाल ये कि क्या ये सब बड़े वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है? पहली दफा न्यूक्लियर पावर वाले नेशन आमने सामने डटे नजर आ रहे हैं, और जहां दुनिया का ज्यादातर तेल गैस गुजरता है, हॉर्मुज स्ट्रेट, वही अब सबसे हॉट रिस्क एरिया हो गया। अगर ये गलियारा ब्लॉक हो गया तो झटका मिडिल ईस्ट तक ना रुकेगा। यूरोप, एशिया और भारत जैसे देश भी फुल इम्पैक्ट फील करेंगे। ऊपर से लेबनान, इराक और बाकी गल्फ जोनों में अटैक्स का फैलाव ये बताता है कि दायरा सिकुड़ने वाला नहीं बल्कि बढ़ ही रहा है। यही वजह है कि कई स्पेशलिस्ट इसे महज एक फाइट नहीं बल्कि ग्लोबल ब्लास्ट की स्टार्टिंग मान रहे हैं। लेकिन प्लॉट यही टर्न लेता है, क्योंकि इसी हंगामे में भारत का वो मूव आया जिसने कई नेशंस को दंग कर दिया। हर कोई जानता है कि अगर WW3 छिड़ा तो किसी का फायदा नहीं, सबकी इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई लाइन सब चूर चूर हो जाएगी। हाँ, अमेरिका शायद वेपन्स बेचकर प्रॉफिट कमा ले, इतिहास गवाह है, लेकिन इस राउंड में कई पावरफुल कंट्रीज चुपके से आर्म सप्लाई करके एक दूसरे का साथ दे रही हैं। बस भारत ने इस गेम में अलग एंट्री की। जो भेजा वो वेपन्स ना था, लेकिन इसका इफेक्ट वेपन से कई ज्यादा धांसू हो सकता है। नई दिल्ली में क्वाइटली हाई लेवल स्ट्रैटेजी सेशन चला। फॉरेन अफेयर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारी बेस्ट फार्मा जायंट्स शर्मा, SPL, डॉक्टर रेड्डीज सबको एक साथ बुलाया गया, क्योंकि इस बार भारत ने एक अलग रास्ता चुना। टकराव नहीं, राहत। जहां दुनिया बारूद बढ़ा रही थी, वहां भारत ने मरहम भेजने का फैसला किया। बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप एक ऐसा प्लान तैयार हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। कुछ ही घंटों में विशाल स्तर पर मेडिकल सपोर्ट तैयार कर लिया गया। दवाइयाँ, एडवांस एंटीबायोटिक्स, इमरजेंसी किट्स, लाइफ सपोर्ट इंजेक्शंस, सब कुछ एक सुनियोजित मिशन का हिस्सा था। खास बात ये थी कि ये पूरा ऑपरेशन इतनी गोपनीयता से तैयार हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया तक को इसकी भनक नहीं लगी। ना कोई बड़ी घोषणा, ना कोई प्रेस कवरेज, सिर्फ एक सटीक रणनीति। फिर आया वो पल जब इस मिशन को जमीन पर उतारा गया। देश के बड़े कार्गो हब्स पर तेजी से काम शुरू हुआ। हर पैकेज पर साफ तौर पर इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की मार्किंग की गई।
भारी भरकम कार्गो विमानों में इस राहत सामग्री को बेहद सावधानी से लोड किया गया। रात के अंधेरे में कम विजिबिलिटी के बीच ये फ्लाइट्स बिना किसी ध्यान आकर्षित किए उड़ान भरती हैं और सीधे ईरान की धरती पर लैंड करती हैं। वहां पहले से तैयार लोकल एजेंसियां और रेस्क्यू टीमें इस मदद का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही कार्गो के दरवाजे खुले, राहत सामग्री बाहर निकलने लगी और उसी पल स्थानीय मीडिया में खबर दौड़ गई कि भारत ने संकट के समय दोस्ती निभाई है। युद्ध के माहौल में हथियार पहुंचाना आम बात हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में राहत पहुंचाना, वो भी बिना किसी दिखावे के, यही असली ताकत होती है। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक मजबूत संदेश था कि भारत की रणनीति सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत को भी प्राथमिकता देती है। और असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जो योजना कागज पर बनी थी, उसका क्रियान्वयन उससे भी तेज और प्रभावशाली निकला। महज 24 से 36 घंटों के भीतर पूरी मेडिकल सप्लाई सीधे जरूरतमंद इलाकों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही ये राहत सामग्री एयरपोर्ट से बाहर आई, उसे तुरंत बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में डाल दिया गया। ट्रकों के जरिए ये मदद अलग अलग शहरों और संवेदनशील इलाकों की ओर रवाना हो गई। कई जगह हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में सुविधाएं तो थीं, लेकिन दवाइयों की भारी कमी थी। ऐसे में भारत से पहुंची ये सहायता सीधे इलाज में इस्तेमाल होने लगी। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को एक्टिव किया गया और मौके पर ही मरीजों का इलाज शुरू हो गया। यही वो मोड़ था जहां ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि एक भरोसे की कहानी बन गया, जिसे अब दुनिया भी गंभीरता से देखने लगी है। हजारों लोगों को उसी पल राहत महसूस हुई, खासतौर पर उन इलाकों में जहां मेडिकल सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी थी। अब यहां असली ट्विस्ट समझने लायक है। इतना बड़ा मिशन, इतनी टेंशन भरी स्थिति, फिर भी किसी ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वजह साफ है, इसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर भेजा गया था और इंटरनेशनल सिस्टम में राहत सामग्री को रोकना सीधा सीधा नियमों के खिलाफ माना जाता है। यानी जहां बाकी देश दबाव और पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वहीं भारत ने बिना टकराव के चुपचाप अपना काम पूरा कर लिया। यही असली ताकत होती है, कम बोलो, ज्यादा असर छोड़ो। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखो तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऊपर से ये सिर्फ मदद लगती है, मगर असल में ये एक लंबी चाल होती है। ऐसी सहायता केवल आज के लिए नहीं होती, ये आने वाले समय के लिए भी रास्ते खोलती है। आज दवाइयाँ भेजी गई हैं, लेकिन कल इसके बदले में क्या मिल सकता है? सीधे फायदे के रूप में आर्थिक अवसर, या फिर उससे भी ज्यादा अहम रणनीतिक सहयोग, जैसे तनाव के बीच फंसे भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता, या फिर एनर्जी डील्स में बेहतर शर्तें, या आने वाले ट्रेड में प्राथमिकता। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा बैलेंस पर चलते हैं, देने और लेने के बीच का संतुलन। बस अंदाज स्मार्ट होना चाहिए। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालो तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत पहले से ही ईरान के लिए एक भरोसेमंद फार्मा पार्टनर बन चुका है। हर साल बड़ी मात्रा में किफायती और भरोसेमंद जेनेरिक दवाइयां वहां सप्लाई होती हैं। खासकर जब पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण विकल्प सीमित हो जाते हैं, तब भारत एक मजबूत और स्थिर सपोर्ट सिस्टम के रूप में सामने आता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के हेल्थ सेक्टर में भारत की पकड़ पहले से मजबूत थी, और ऐसे संकट के समय वही पकड़ और गहरी हो जाती है। तो अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो तस्वीर साफ है। जब दुनिया ताकत दिखाने के लिए हथियारों का सहारा ले रही है, तब भारत मदद और भरोसे के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और यही चीज उसे भीड़ से अलग बनाती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये सिर्फ इंसानियत है या फिर एक बेहद साइलेंट और सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी गहराई वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि असली खबर वही होती है जो पूरी तस्वीर दिखाती है।